पेज 448 नहीं 454 स्पेशल पावर्स टू द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट या बोर्ड अगर चाहे तो इन प्लेस ऑफ टैक्स अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 वाला हमारा नॉर्मल टैक्स है जो 17% है, तो फेडरल गवर्नमेंट या बोर्ड अगर चाहे तो सबसेक्शन 1 वाले टैक्स को उठा के फारग ही कर दे इन प्लेस ऑफ, यानी कि उस टैक्स को फारग ही कर दे और अपना कोई नया मैकेनिज्म बनाए जो कि सेल्स टैक्स जैसा तो हो लेकिन करंट सिस्टम से डिफरेंट हो। तो द फेडरल गवर्नमेंट और द बोर्ड मे इन प्लेस ऑफ यानी मे इंस्टेड ऑफ टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 लेवी एंड कलेक्ट सच टैक्स एज इट मे डीम फिट, जैसे कि वो मुनासिब समझे। दे विल स्पेसिफाई द मोड मैनर एंड टाइम। मोड तो आजकल ये चल रहा है कि सेलर को हम पैसे दे देते हैं 35,10,000, वो 5,10,000 गवर्नमेंट को दे देते हैं, आजकल ये मोड चल रहा है। अगर कोई और नया मोड होगा तो गवर्नमेंट बता देगी। ओके, किधर है आपका दोस्त? अब दोगी। अच्छा, अब मोहतरम सवाल ये है कि स्पेशल पावर्स और स्पेशल रेट में क्या फ़र्क है? एक आ रहा है स्पेशल रेट, एक आ रहा है स्पेशल पावर्स। स्पेशल रेट में ये मैंने कहा था कि रेट 17 की बजाय 23 कर दे, 24 कर दे, 25 कर दे, और स्पेशल पावर ये है कि आप पूरे लॉ का मैकेनिज्म ही बदल दो। तो ये दोनों तरह डिफरेंट चीज़ें हैं, ये स्पेशल रेट के नाम से आएगी और ये वाली स्पेशल पावर के नाम से आएगी। तो ये दोनों में एक फ़र्क है थोड़ा सा। अच्छा जी, टैक्स ऑन सेल टू सीएनजी, कौन बोल रहा है? सीएनजी, टैक्स ऑन सेल टू सीएनजी, सीएनजी स्टेशन। सेल टू सीएनजी किसकी तरफ से होती होगी? बाय सुई गैस। सुई गैस एक इदारा है जो सेल करता है सुई गैस सीएनजी स्टेशन को। इन केस ऑफ सेल ऑफ अ नेचुरल गैस टू सीएनजी, सीएनजी को नेचुरल गैस बेची जा रही है, द गैस ट्रांसमिशन कंपनी यानी सुई गैस, द गैस ट्रांसमिशन कंपनी शेल चार्ज सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई टू सीएनजी कंज्यूमर। कंज्यूमर से मुराद यहाँ सीएनजी स्टेशन है, कंज्यूमर से मुराद वो बंदा नहीं है जो हम जाके गैस चलवाएं, कंज्यूमर से मुराद यहाँ सीएनजी स्टेशन है। तो इन केस ऑफ सेल ऑफ नेचुरल गैस टू सीएनजी स्टेशन द सुई गैस शेल चार्ज सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई टू द सीएनजी कंज्यूमर। और ये बात हमने पहले पढ़ ली हुई है कि गैस जब बिक रही होगी तो इसकी प्राइस में क्या क्या आएगा? नेचुरल गैस आएगी, चार्जेस आएंगे, रेंट आएगा, कमीशन आएगा, सारे हुकूमत के टैक्सेस आएंगे सिवाय सेल्स टैक्स के। बल्कि उधर तो एक और बात भी लिखी हुई थी कि सरचार्ज भी शामिल नहीं होगा। अच्छा, टैक्स ऑन रिटेलर्स। रिटेलर्स दो किस्म के हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री, एक अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री। रिटेलर्स दो किस्म के हैं, एक हैं छोटे रिटेलर, एक हैं बड़े रिटेलर। छोटे और बड़े की डेफिनेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन छोटे और बड़े का नाम ज़रूर हमें पता होना चाहिए। ये बड़े रिटेलर्स को कहते हैं टायर 1 रिटेलर्स, और इनको कहते हैं अदर देन टायर 1। ये नॉर्मल तरीके से टैक्स देंगे 17% के एतबार से, और ये बिजली के बिल में टैक्स लग के आएगा। चलो नोट कर लें, बिजली के बिल में टैक्स लग के आएगा अदर देन टायर 1 वाले। क्या हुआ? इसी आगे आ जाओ, साइम आगे आ जाओ। तो ये जी टायर 1 रिटेलर्स हो गए और अदर देन टायर 1 रिटेलर्स हो गए। नेक्स्ट, मेरे आप जैसे लोगों का काम नहीं है छुट्टी करना, ये बहुत लेवल इसके लिए चाहिए होता है। अच्छा पढ़ें जी। अच्छा जी, नोट कर रहे हैं, और बताएं कि वेस्ट कोट पे तूने क्या लगाया हुआ है? रुमाल, इसको बो कहते हैं। अच्छा, आगे चलें।
टायर 1 रिटेलर्स, बड़े रिटेलर्स शेल पे टैक्स इन द नॉर्मल वे एट द रेट ऑफ 17%। ये हो गए जी बड़े रिटेलर। अब टैक्स शेल बी चार्ज थ्रू महीने का बिल फ्रॉम रिटेलर्स अदर देन टायर 1, ये छोटे रिटेलर्स। छोटे रिटेलर्स के लिए ये रूल है कि अगर बिजली का बिल आपका 30,000 तक है तो फिर आपको महीने का बिल अगर 30,000 तक है तो आपको उसमें 3,000 टैक्स डल के आएगा। लेकिन अगर आपके बिजली का बिल 30,000 से 50,000 के दरमियान है, ये याद कर लीजिएगा ये, तो फिर आपका टैक्स लगेगा उस पर 5,000। और अगर आपका बिजली का बिल 50,000 आया है, एग्जैक्ट फर्ज करें 50,000 से ऊपर आया है, तो उसमें 50,000 से ऊपर मिसाल के तौर पर 52,000 आया है, तो 52,000 आप देंगे जमा 10,000। तो जिनके बिजली का बिल 30,000 से कम है उनका 3,000, 30,000 से 25,000 वालों का 5,000 और 5,000 से 50,000, 50,000 से ज़्यादा वालों का 10,000। ये लाइन ज़रा मैं नहीं पढ़ा। ये वाले रेट डबल हो जाएंगे, यानी 3,000 क्या हो जाएगा, 5,000 क्या हो जाएगा, और 10,000 क्या हो जाएगा। ये वाले रेट डबल हो जाएंगे अगर ये बंदा इनकम टैक्स के लॉ में एक जुर्म करे। ये वाले रेट डबल हो जाएंगे अगर ये बंदा इनकम टैक्स के लॉ में जुर्म करे। इनकम टैक्स के लॉ में ये जुर्म होगा कि इनकम टैक्स के लॉ में ये बंदा रिटर्न अपनी जमा नहीं करवा रहा और एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, तो जुर्म उधर करेगा, सजा इधर मिलेगी। इनके लिए ये रेट डबल हो जाएंगे। above rates appearing in the table will be doubled if the name of person is not appearing in, अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, इशूड बाय एफबीआर। एफबीआर जो इनकम टैक्स के लिए एक लिस्ट इशू करती है, अगर उसमें आपका नाम नहीं आ रहा तो आपके लिए ये रेट बोलें क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर वापडा, द वापडा shall deposit the amount collected directly to FBR। वापडा वाले ये पैसे डायरेक्टली एफबीआर को जमा करवा देंगे। और ये जो छोटे रिटेलर्स है ना, द अबव टैक्स ऑन अदर देन टायर 1 रिटेलर्स इज अदर देन नॉर्मल, ये नॉर्मल के अलावा है, ये नॉर्मल टैक्स नहीं है, ये तो उसके बिजली के बिलों का टैक्स है और फर्दर टैक्स के भी अलावा कोई चीज है, ये एक्स्ट्रा टैक्स के अलावा कोई चीज है। ये टैक्स जो है वो क्या है, ये बिजली के बिलों के साथ वाला टैक्स है। तो ये आखिरी लाइन उसने ऐसे ही बस तमहीद बांधने के लिए लिखी है कि ऊपर वाला टैक्स अदर देन 17% है, ये 17% से हट के कोई टैक्स है। ओके, आखिरी बात, अगर हुकूमत चाहे तो किसी भी बंदे से 2 लाख तक सेल्स टैक्स ले सकती है इन प्रेस्क्राइब्ड पर्संस थ्रू जनरल ऑर्डर। जनरल ऑर्डर मींस हुकूमत कोई ऑर्डर पास करेगी जिसमें यह बता दिया जाएगा कि कुछ लोगों से 2 लाख तक टैक्स लिया जा सकता है। ये कौन लोग हैं, अनलकीली उसने यहां बताया नहीं, तो हम बस दो कैटेगरी याद रखें, टायर 1 अदर देन टायर 1। ये कोई तीसरी कैटेगरी है जिनसे टैक्स लिया जाएगा जनरल ऑर्डर के जरिए, और वो टैक्स मैक्सिमम कितना होगा, 2 लाख रुपए। इससे ऊपर से कंपेयर ना करें, डब्बे में तो 2 लाख कहीं भी नजर नहीं आ रहा। डन। अच्छा, अगला सवाल आपसे यह है कि कॉलेज की कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी क्या होगी जितनी सीटें अवेलेबल हैं, दैट इज मिनिमम कैपेसिटी। इसको कहते हैं इनपुट को देख के आउटपुट जज करना। इनपुट है सीटें, आउटपुट है स्टूडेंट्स का आना और पढ़ना। इनपुट को देख के आउटपुट को जज करना, यानी कि हम आईके वालों को कह सकते हैं कि 2000 बच्चा पढ़ने को आ जाए तो हम नहीं पढ़ा सकेंगे, क्योंकि इतना इनपुट हमारे पास नहीं है कि जिससे इतना आउटपुट हो। इसी तरह स्टील प्रोडक्ट्स हैं, कोई स्टील की प्रोडक्ट्स, उसमें फैक्ट्री में लेबर इस्तेमाल होती है, फैक्ट्री में मटेरियल इस्तेमाल होता है और ओवरहेड्स वगैरह, ये दोनों चीजें फैक्ट्री के लिए इनपुट हैं। इस इनपुट को सामने रख के, इस इनपुट को सामने रख के आपकी मिनिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी मालूम की जाएगी। मिनिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कम से कम आप कितने यूनिट बना सकते हो। जब आपकी मिनिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी एस्टिमेट की जाएगी तो ये फर्ज करें 500 यूनिट्स है, लेकिन आपने सेल किए 430 यूनिट। मिनिमम का लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है, कम से कम। हुकूमत कहती है कम से कम 500 यूनिट पे तो टैक्स दे दो, ये कह रहा है मैंने बेची 430 है। हुकूमत कहती है नहीं, कम से कम 500 यूनिट पे तो दो टैक्स। तो वही सेक्शन 113 जो बिजनेस के चैप्टर में पढ़ा था। अब मुझे बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट इज माई सेल, 500 नोट।
तो स्टील बनाने वाली कंपनीज के लिए ये रूल है। उमर भाई आए पूछें ये तुम राइट क्यों है? ओके नहीं नहीं नहीं, मिनिमम का मतलब ये होता है कम से कम 500 यूनिट्स तो बेचो, अगर ज़्यादा बेचोगे तो फिर उस पर देने हैं। जी परसों टेस्ट में पिछले वाला चैप्टर कौन सा था? एओबी था। एओबी का तो टेस्ट हो गया हुआ है, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। ठीक है, तो चैप्टर 16 हो जाएगा और सेल्स टैक्स जहाँ तक हम आज पढ़ेंगे वहाँ तक हो जाएगा। ओके, न्यूमेरिकल आ सकते हैं आप सेल्स टैक्स का टेस्ट में, आ सकते हैं, डाल डाल के ज़रा देखा जाएगा आपको। कल कर लिया था फिजान वाला सवाल? फिजान वाला सवाल किया था, हाथ खड़ा करें। ठीक, बाकी शर्म करें। साथ वाले बोतल से चुल्लू पर पानी निकाल के दे इसको, इसके तेली पे रखें और इसे कहीं डुबकियां मारो, इसमें चुल्लू पर पानी में डूब मरो। डालें डालें हाथ पे, इसी तरह फिर दोस्ती यारी बढ़ती है। कौन सी वाली लाइट्स बंद करनी है? ये यार लाइट्स पहले बंद होती हैं, डर लगेगा मुझे तो। चलें देखो ये, अच्छा हाँ मैं इधर भी कहीं बटन लगे हुए हैं। ओके ना, सही देना वो वाली, यह सारी बंद कर दो तुम, पीछे से सप्लाई बंद कर दें। चलें थोड़ा सा जरा याप गाय। ओके चलें थोड़ा सा जरा ये एंजॉय करते हैं, फिर आगे चलते हैं, वैसे मजा आ रहा है। ओके पेज 454, साथ वाले का हाथ पकड़ लें। टैक्स ऑन स्टील प्रोडक्ट्स, टैक्स ऑन, उन्होंने जपी डाली है, टैक्स ऑन स्टील प्रोडक्ट्स फॉर गुड स्पेसिफाइड इन 13वां शेड्यूल द मिनिमम प्रोडक्शन, मिनिमम कितनी थी कम से कम? 500, तू ना बोला कर। फॉर गुड स्पेसिफाइड इन 13वां शेड्यूल द मिनिमम प्रोडक्शन फॉर अ मंथ शेल बी डिटरमिन्ड। मिनिमम प्रोडक्शन कैसे पता चल सकती है? ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल और मोर इनपुट, सिंगल इनपुट और मोर इनपुट्स। मिसाल के तौर पे लेबर, मटेरियल, बिजली आने का टाइम, लेबर की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें देख के डिसाइड होगा फैक्ट्री के अंदर क्या सेल हो सकती है। पहले बुलेट में वो कह रहे हैं कि मिनिमम हम डिसाइड कर लेंगे, और फुल स्टॉप के बाद कह रहे हैं अगर तुमने सेल कम की हमारे मिनिमम से तो तुम्हें टैक्स फिर किस पे देना पड़ेगा? मिनिमम। तो फॉर द पर्पज ऑफ 13वां शेड्यूल मिनिमम प्रोडक्शन शेल बी डिटरमिन्ड, वो सेट कर ली जाएगी कितने पे? 500 पे, on the basis of single inputs or more inputs as used in production process. If minimum production is greater than actual, actual कितनी थी? तो फिर क्या करें? If minimum is greater than actual, then minimum production shall be assumed as quantity sold for charging tax. Greater का साइन लगाया मैंने। Minimum production ओके मोहतरम, ये कभी दुकान पे देखिए आपने इनवॉइस इशूइंग मशीन? अक्सर तो आजकल कहीं खाना खाने जाएं तो वो मशीन से ही रसीद भी निकल आती है, जो एटीएम कार्ड डालते हैं उसी से रसीद भी निकल आती है। इनवॉइस इशूइंग मशीन, इसको आपने लिंक करना है, मेरे साथ आना, विद द बोर्ड्स कंप्यूटर सिस्टम। इसको लिंक करना है किससे? आपने बोर्ड के कंप्यूटर सिस्टम से। द बोर्ड, बोर्ड नहीं बोर्ड, द बोर्ड require class of persons to integrate their invoice issuing machine with the boards for real time online reporting of sale। ये real time online sale किसको पता चल रही होगी? FBR को, FBR को पता चल रही होगी पॉइंट ऑफ सेल मशीन के तहत। अच्छा अब जी बड़ी चुप चुप सांस लेना, प्यार से चुप करा दिया करें, डंडे छुटे मार के नहीं होते, नहीं तो इनसे बैठा ना करें। अच्छा मोहतरम, दुकानदार ने चीजें बेची 100 की
इस पे 17% टैक्स डाला, गलती से 1% टैक्स और डाल दिया, क्लास के बाद मिलना, नॉर्मल, इसे कहते हैं एक्सेस। क्या कहते हैं? अगर दुकानदार किसी कस्टमर को 100 रुपए की चीज बेच रहा था और 100 रुपए की बजाय 118 की 100 रुपए की बजाय 118 की बेच दी, तो ऐसी सूरत में जो एक दुकानदार को ऊपर का माल रिसीव हुआ है, गवर्नमेंट कहती है वो बंदा कहां मिलेगा? वो तो हैवी बाइक स्टार्ट करके चला गया, तो उसको तो अपनी आवाज ना आवे, तो तेरी आवाज कहां से आएगी? आप पीछे से आवाजें मारते रहे, भाईजान 1 रुपया वापस ले जाओ, और वो निकल गया, हुकूमत कह रही है परेशान ना हो, हमें दे दो। 17 जमा 1 18 रुपए अब आप गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। चपेड़े चंडे मारते हुए आपको गवर्नमेंट ले जाएगी और आपकी जेब से 1 रुपया निकलवाएगी। अ पर्सन, अ शॉपकीपर, अ शॉपकीपर होगी बातें, चलें। अ शॉपकीपर हु हैज कलेक्टेड एनी टैक्स अंडर, गलती से, हु हैज कलेक्टेड एनी टैक्स गलती से और अदरवाइज से किसी भी वजह से, विच वॉज नॉट पेएबल एज टैक्स, तो टैक्स के तौर पर पेएबल नहीं था, और विच इज इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल पेएबल, या एक्चुअल पेएबल से एक्सेस था। तो इसका क्या मतलब है? इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? बोझ। इंसिडेंस का मतलब है बोझ, बोझ। अच्छा, इंसिडेंस का मतलब बोझ लिखें, और इस पूरे फिक्रे का मतलब लिखें जो मैंने येलो से हाईलाइट किया। इंसिडेंस हैज बीन पास्ड ऑन कंज्यूमर का मतलब है, लिखें, बोझ कस्टमर पे ट्रांसफर हो गया, अब वो नहीं ढूंढा जा रहा। इसका पूरा मतलब लिखें, बोझ कस्टमर पे ट्रांसफर हो गया, अब वो नहीं ढूंढा जा रहा। बोझ कस्टमर पे ट्रांसफर हो गया, अब वो नहीं ढूंढा जा रहा। एंड इंसिडेंस हैज बीन पास्ड ऑन द कंज्यूमर। द शॉपकीपर, द शॉपकीपर बड़े सॉफ्ट तरीके से पढ़ें। शेल पे द टैक्स टू फेडरल गवर्नमेंट, शेल पे द टैक्स टू, जाएं और जाके फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स पे करें, बात खत्म। बस अब ऐसी परेशान हो रही है, आपने अपनी आखिरत क्यों खराब करनी है? गवर्नमेंट की करें खराब। आगे अब आप गवर्नमेंट को जाके 1 रुपया दे दें, फीस भी ले ला, हुकूमत को मिल गया। अच्छा, अब सवाल एक राइज होगा कि अमाउंट जो पेएबल है फेडरल गवर्नमेंट को यहां पर, वो कैसे आपसे रिकवर होगी, कैसे ली जाएगी? कॉलेज वाले आपको अगर फीस मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट जमा ना करवाए तो वो कह सकते हैं कि यार चलो अब क्लास में ना बैठो। सिमिलरली कॉलेज वालों ने फाइन रख दिया चप्पल पहन के आने पे, कि जो चप्पल पहन के आएगा, बूट पहन के नहीं आएगा, उसको 500 रुपया फाइन दिया जाएगा, उसको देना पड़ेगा फाइन। अब जब वो 500 रुपया उसको 500 रुपया जब उसको फाइन देना पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में अगर गेट के ऊपर जब आप एंटर हो रहे हो तो गेट पे एंट्रेंस पे आपसे पूछा जाएगा, हाँ भाई आपने फीस जमा करा दी, आप कहेंगे फीस जमा करवा दी। अब जब आपको कॉलेज में नहीं एंटर होने दिया जाएगा, आप कहेंगे क्यों? कहा जाएगा चप्पल उतारें, या तो नंगे पांव आए या फिर जाएं बूट पहन के आए। अब ऐसी सूरत में आप कह सकते हैं उधर खड़े होकर, नहीं यार फीस में तो सख्ती करते थे, ये समझ आती है, इसमें जरा सख्ती कम करो, इतनी ज्यादा नहीं, कभी कभी हो ही जाता है बंदे का, तो कोई नहीं, जाने दो मुझे। लेकिन नहीं, कॉलेज वाले डट जाएंगे कि हम उसी तरह सख्ती करके ये 500 तुमसे लेंगे जिस तरह सख्ती करके तुमसे, हमने तुमसे कितने पैसे लिए हैं? 17%। जिस तरह 17% आपसे लेंगे उसी तरह जो है, जिस तरह आपसे फीस लेंगे उसी तरह ये पैसे भी रिकवर करेंगे। तो सेल्स टैक्स में भी यही होगा, ये 1 रुपया रिकवर करने के वो सारे हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे, जो हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे इस 17 के रिकवर करने के। 17 इस्तेमाल करने में, रिकवर करने का क्या हरबा है, वो हरबा मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में। वो टूल ये है कि आप जो है अगर सेल्स टैक्स जमा ना करवाएं तो गवर्नमेंट आपकी दुकान बंद कर सकती है, और गवर्नमेंट आपकी जो है वो दुकान बंद करने के साथ साथ आपके बैंक अकाउंट को भी सीज कर सकती है। तो ये पावर भी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। आप बता दें 17 के अलावा जो एक है वो रिकवर करने के कौन से तरीके लगेंगे? जो सारे तरीके 17 को रिकवर करने के लग रहे हैं। अमाउंट पेएबल टू द फेडरल गवर्नमेंट हेयर, जहां जो अमाउंट पेएबल है, shall be assumed as बकाया जात ऑफ टैक्स। बकाया जात ऑफ टैक्स का मतलब है जस्ट लाइक 17, जिस तरह 17 रिकवर किया जाएगा उसी तरह ये सारे पैसे भी रिकवर किए जाएंगे, जस्ट लाइक 17। आगे बता दें क्या लिखा हुआ है, एंड शैल बी रिकवरेबल अकॉर्डिंगली। वो सारे तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे जो रिकवर करने के लिए, जो क्या रिकवर करने के लिए लगाए गए हैं? 17 रिकवर करने के लिए लगाएंगे। रिकवरेबल अकॉर्डिंगली का मतलब लिखें,
जिस तरह 17 रिकवर किया है उसी तरह ये 1 रुपया भी रिकवर होगा। जिस तरह 17 रिकवर किया है उसी तरह ये 1 रुपया भी रिकवर होगा। ओके, आगे बढ़ें। रिफंड क्लेम विल नॉट बी एडमिसेबल का मतलब बताएं। रिफंड क्लेम विल नॉट बी एडमिसेबल, रिफंड क्लेम विल नॉट बी एडमिसेबल का मतलब बताएं। लिखें उर्दू में। ये 1 रुपया आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। 1 रुपया आप रिफंड मांगते हुए रहें तो आपको वापस नहीं मिलेगा। रिफंड क्लेम विल नॉट बी एडमिसेबल, ये 1 रुपया आपको वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब लिखें साबित करने की जिम्मेदारी। साबित करने की जिम्मेदारी। अच्छा, इसमें जरा एक बात सुनिएगा पहले। ये साबित करने की जिम्मेदारी कि कस्टमर को ढूंढा जा सकता है या नहीं ढूंढा जा सकता, ये शॉपकीपर ही है जो बता सकता है कि ढूंढा जा सकता है नहीं ढूंढा। अगर शॉपकीपर कहते हैं ढूंढा जा सकता है तो फिर गवर्नमेंट कहेगी दिखाओ तुमने कैसे ढूंढा और कौन वो बंदा था। अगर शॉपकीपर नहीं ढूंढा जा सकता तो वो हुकूमत उससे आके सबूत मांगेगी, तुम साबित करो तुम कैसे कह रहे हो नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि ऐसा ना उस बंदे का भी नुकसान हो जाए। ये तो नहीं कि हुकूमत को अपने पैसा चाहिए। तो ये साबित करने का बोझ कि वो बंदा ढूंढा जा सकता है या नहीं ढूंढा जा सकता, ये बोझ जो है वो सेलर के ऊपर है। हुकूमत वैसे बाय डिफॉल्ट अगर एज्यूम करेगी ना, वो यही करेगी कि वो बंदा नहीं ढूंढा जा सकता और आप ये पैसे हमें दे दें। अब ये बात जो मैंने आपसे की है कि हुकूमत एज्यूम करेगी वो बंदा नहीं ढूंढा जा सकता, ये बात यहां नहीं लिखी हुई, ये मैंने अपनी तरफ से बोली है समझाने के लिए। यहां क्या लिखा हुआ है, यह साबित करना कि वो बंदा ढूंढा जा सकता है या नहीं ढूंढा जा सकता, यह साबित करना जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की, सेलर की, शॉपकीपर की। द बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है साबित करने का बोझ, साबित करने की जिम्मेदारी। दैट द बोझ, साबित करने की जिम्मेदारी, दैट द बोझ ऑफ टैक्स हैज और हैज नॉट बीन पास टू कंज्यूमर शेल बी ऑन शॉपकीपर। यह जिम्मेदारी शॉपकीपर के ऊपर होगी कि वो बंदा ढूंढा जा सकता है या नहीं ढूंढा जा सकता। छोटा सा लिख लें आगे, क्योंकि इस तरह बात अधूरी समझ नहीं आती। और गवर्नमेंट यही कहेगी कि वो बंदा तो नहीं ढूंढा जा सकता, और गवर्नमेंट तो यही कहेगी कि वो बंदा नहीं ढूंढा जा सकता, लेकिन आप साबित कर दें। ओके, तो घर में जाके ना इस तरह शुरू हो जाया करें। अबू, एक ऐसा सेलर जिसने टैक्स कलेक्ट कर लिया है गलती से, जो कि अबू टैक्स नहीं था, या था तो लेकिन अम्मी वो एक्चुअल से भी ज्यादा था, अम्मी वो एक्चुअल से भी ज्यादा था। एंड द बोझ हैज बीन पास्ड ऑन द कंज्यूमर। मेरे छोटे भाई, अब बोझ कंज्यूमर पे ट्रांसफर हो गया। द शॉपकीपर शेल पे द टैक्स टू फेडरल गवर्नमेंट। खाला, शॉपकीपर अब जाएगा और फेडरल गवर्नमेंट को जाके क्या पे करेगा? टैक्स पे करेगा। फुफो, द अमाउंट पेएबल, लगता है कुछ शादी के सारी पहुंचे हुए हैं। द फुफो, अमाउंट पेएबल टू फेडरल गवर्नमेंट हियर शेल बी अज्यूम्ड एज बकाया जात ऑफ टैक्स। अंकल, ये बकाया जात ऑफ टैक्स समझे जाएंगे। अच्छा, आगे, और मेरे पोते ये पैसे उसी तरह रिकवर किए जाएंगे जैसे बाकी पैसे रिकवर किए जाते हैं 17 वाले। और आंटी रिफंड नहीं मिलेगा इसका, रिफंड विल, इस तरह रिवाइज करते हैं हम घर में जाके, एंड रिफंड विल नॉट बी अलाउड। रिफंड विल, बहनोई, द बर्डन ऑफ प्रूफ, ये साबित करने का बोझ, ये साबित करने की जिम्मेदारी कि बोझ ट्रांसफर हो गया है मामू या नहीं हुआ, ये कस्टमर पर बोझ ट्रांसफर हो गया या नहीं हो गया, ये जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? शॉपकीपर के ऊपर। एक दफा जरा पढ़ लें सारा दोबारा, पढ़ लें सारा दोबारा। अब ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है, सॉरी सेलर के ऊपर है कि बंदा ढूंढा जा सकता है या नहीं ढूंढा जा सकता। ओके, अच्छा भाई, जीरो रेटिंग में 3 चीजें आवे और 3 चीजें ना में।
जीरो रेटिंग में 3 चीजें आवें और 3 चीजें ना आवें। पहली चीज, द फॉलोइंग गुड्स शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। कौन कौन सी? गुड्स एक्सपोर्टेड, बड़ी बात तो ये तो हमें पता था, हम गाड़ियां एक्सपोर्ट कर थक चुके हैं। द फॉलोइंग गुड्स शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0% द गुड्स एक्सपोर्टेड, ओके, और स्पेसिफाइड इन 5th शेड्यूल। ये अनलकीली आपको लफ्ज़ याद रखना पड़ेगा, और स्पेसिफाइड इन 5th शेड्यूल। अच्छा जी, आज आपको एक जहाज के बारे में बताना है, लेकिन वो जहाज ऐसा होगा जो पाकिस्तान से बाहर जा रहा हो, पाकिस्तान वाला जहाज नहीं। पहली शर्त क्या है? जहाज हो। दूसरी, बहरी जहाज भी हो सकता है। पहली शर्त यह है जहाज हो, दूसरी शर्त यह कहां जा रहा हो, तीसरी शर्त यह कि आप जहाज को ऐसी चीजें बेचें जो जहाज में रास्ते में इस्तेमाल हो जानी है। खाना, पानी, पेट्रोल नहीं, खत्म नहीं हो जाना, फिर तो सवारियां भी जाएंगी, इस्तेमाल हो जाना है। तो जहाज में बैठ के सोचें क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो जाएंगी जहाज के अंदर। नान, पायलट नहीं इस्तेमाल होगा, पायलट वापस आएगा। तो जो बंदा जहाज को चीजें बेचे, फर्ज करें आप जहाज को चीजें बेच रहे हैं, आप 2 शर्तें हैं। जहाज बाहर जा रहा हो, कराची इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है, फ्रांस की इंटरनेशनल फ्लाइट है, वो जहाज या बाहर जा रहा हो, पहली बात पाकिस्तान से बाहर जाना शर्त है, और दूसरी बात वो जहाज को आप चीजें ऐसी दें जो रास्ते में इस्तेमाल हो जानी है। पढ़ें, और अगर आप फील करें वो चीजें एक्सपोर्ट ही हो रही हैं, एक तरह की आप खा लेंगे, आपके पेट में एक्सपोर्ट हो जानी है। अच्छा, इसी तरह टिश्यू पेपर है, वो उधर ही यूरोप के अंदर हम डस्टबिन में फेंक के आ जाएंगे। और तीसरी चीज क्या थी? पेट्रोल, वो भी रास्ते में इस्तेमाल हो जाना। पढ़ें जी, सप्लाई ऑफ यानी सेल ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजंस, खाना वगैरह या पेट्रोल वगैरह। अगर हवाई जहाज में किसी ने एसी इंस्टॉल कर दिए हैं तो वो वापस आ जाने हैं, वो नहीं रास्ते में इस्तेमाल होने। कि जहाज में आप बैठ के गए, ये चने तो बड़े मजे के थे, साथ एसी भी लेके जा रहा हूं। अजीब लोग हैं, अजीब, जहाज से पिलो उठा के लेके जा रहे होते हैं, अजीब अच्छे वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं। अच्छा, सप्लाई ऑफ पेट्रोल या सप्लाई ऑफ खाना फॉर कंजम्पशन, रास्ते में क्या हो जाए? इस्तेमाल हो जाए, फॉर कंजम्पशन। अब बोर्ड जरा मुश्किल लफ्ज है, ऑन अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन। कहां लेके जा रहे हो मुझे? जहाज पे, खुदा के लिए को रहम करो, चुप, ले जाओ इसको आउटसाइड पाकिस्तान। जहाज का जहाज होना शर्त है। दूसरी शर्त, उड़ना शर्त नहीं है, बहरी जहाज भी हो सकता है। दूसरी शर्त, पाकिस्तान से बाहर जा रहा, और तीसरी शर्त, रास्ते में चीजें इस्तेमाल हो जानी है। तो ये नहीं वो वाली चीजें, हाँ उसमें भी कह सकते हैं, कर देंगे आप 0 रेटिंग। तो ये वाली चीजों पे टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट, कई दफा अगर मुल्क में सिक्योरिटी का मसला पड़ जाए, साथ वाले को साथ वाले से डर लगे, देखें जरा उसको, साथ वाले को साथ वाले से डर लगे, या मुल्क में डिजास्टर आ जाए, कोई सैलाब जल्जला आ जाए, ऐसी सूरत में, या कोई कहत पड़ जाए, ऐसी सूरत में हुकूमत वो चीजें जो 100 में बिक रही थी कह सकती है कि ये कितने में बिकेंगी, सॉरी 117 में बिक रही थी, हुकूमत कह सकती है ये कितने में बिकेंगी, 100 में बिकेंगी। सच अदर गुड्स एज द फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, जनरल रूल नहीं है। सच अदर गुड्स एज द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई वेन एवर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट टू टेक इमीडिएट एक्शन, हल दल पड़ गई, टू टेक इमीडिएट एक्शन फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर ना लिखाइएगा, नेशनल डिजास्टर, और इधर आपने नेचुरल सिक्योरिटी लिखाना है, पता भी कोई नहीं। तो सिक्योरिटी कौन सी? नेशनल, और डिजास्टर कौन सा? नेचुरल। और फूड सिक्योरिटी नेशनल, मसाले, इन इमरजेंसी सिचुएशन, हालल दलदल पड़ी हुई है सबको। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ बायलैटरल और मल्टीलैटरल। बायलैटरल है पाकिस्तान और किसी और मुल्क के दरमियान माहिदा हो गया कि मदद की जाए, बायलैटरल है 2 से ज्यादा मुल्कों के दरमियान माहिदा हो गया। मल्टीनेशनल लिखा नाम भाईजान, मल्टीलैटरल लिखा हुआ, 2 से ज्यादा मुल्कों के दरमियान माहिदा हो गया कि सैलाब जदगान और जलजला जदगान की मदद की जावे और एक भाई बाल सेट कावे। अच्छा, अब मोहतरम हाथ जरा खोलो, समीउल्लाह, चलो जैकेट की जिप खोलो, रिलैक्स होके बैठो। 3 चीजें ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट हो रही होंगी लेकिन हम उन्हें एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। अब एक्सेप्शंस हैं, 3 चीजें ऐसी हैं। नंबर 1, ऐसी एक्सपोर्ट जिसे आपने दोबारा इंपोर्ट कर लेना है वापस, तो ये काहे की एक्सपोर्ट। दूसरा, ऐसी एक्सपोर्ट
जे एक्सपोर्ट ऐसी कंट्री को की जिसका गवर्नमेंट ने कहा हुआ है अगर तुमने उसको चीजें बेच दी तो 100 वाली 117 की बेचोगे, और ऐसी एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट करनी थी लेकिन एक्सपोर्ट की नहीं। तो ये 3 किस्म की एक्सपोर्ट्स दिखने में एक्सपोर्ट्स लगेंगी, जीरो रेट लगेंगी, लेकिन इनके ऊपर आपने 17% लगाना है। इन पे कितने परसेंट लगाने? 17%। एक्सपोर्ट्स that are intended to be re-imported. Next, exports but not exported. Okay, guys? Try again. Export that is not exported because it is fresh up. Okay. Goods that have been exported to a country specified by federal government. तो कितने किस्म की एक्सपोर्ट हो गई जिसे एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा? 3 किस्म की। द फेडरल गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर अ पर्सन मेकिंग अ जीरो रेट सेल। पहले तो देखना पड़ेगा कि जीरो रेट सेल वाले को रिफंड मिलता है या नहीं। पेज नंबर 474 पर हमने एक सवाली सी की थी। अब तो सवाली को देखते भी शर्म सी आवे, ऐसे ऐसे आंखें फाड़ के हम ये देख रहे थे, पहला सवाल हो रहा था और अब इस सवाल को लिफ्ट नहीं कर रहा था कोई। वक्त बदल देता चीजें भाई। अच्छा, 136 का रिफंड था जीरो रेट सेल पे। 7 तरह से पूछे तुम्हें याद आवे? 136 रुपए का रिफंड था जीरो रेट सेल पे। उधर नहीं बोलना उस क्लास में, तुम दिल से पूछे तुम्हें याद आवे। अच्छा, आप बता दें जीरो रेट सेल वाले को कितना रिफंड होना है? 136। लेकिन इस 136 की बजाय हुकूमत अगर हट जाए और हुकूमत कहे यार तेरा बड़ा लेवल है, तू तो एक्सपोर्ट सेल करता है यार, छोड़ पड़े यार, 136 का रिफंड क्या लेना, छोड़, अभी हुकूमत को पैसों की जरूरत है, 130 का रिफंड ले ले, बाकी माफ कर दे हमें। गवर्नमेंट अगर ये चाहे तो कह सकती है। तो ये अजीब सी बात पड़े, एक्सपोर्टर को तंग कर रही है, ना छेड़ एक्सपोर्टर नो, बन जाएगा इंपोर्टर। अच्छा, द फेडरल गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर अ पर्सन मेकिंग अ जीरो रेट सेल। लिखें पेज 474 पर अब 136 की बजाय शायद 130 मिले। पेज 474 पर 136 की बजाय अब शायद 130 मिले, मैं बताऊंगा। जो भी बेचे। ओके, नेक्स्ट, सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। अगर लॉ मेकर चाहे तो इंपोर्ट को भी जीरो रेट कर सकता है। अगर लॉ मेकर चाहे तो इंपोर्ट को भी जीरो रेट कर सकता है। अंडर सेक्शन 60 द फेडरल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब एनी गुड्स विच कैन बी इंपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ होल और पार्ट ऑफ। आमतौर पे तो इंजन इंपोर्ट 100 वाला 17 में ही होगा, लेकिन अगर हुकूमत कह दे नहीं तो फिर जो है ऐसी सूरत में इंजन इंपोर्ट करने को इनकरेज करना चाहे तो फिर 100 वाला इंजन आप 100 में इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट कह दे। ये जनरल रूल नहीं है, ऐसी एक एक्सेप्शन सी है। चलें जी, एक मेन चीज हमारी रहती थी वो आज हमने शुरू करनी है। चैप्टर 21 में आए। चैप्टर 21 एक सवाल है, किन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है? पेज नंबर 475 है जो पिछली लाइन में बचा बैठा हुआ उसकी बुक में। रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस किसने अपने आप को रजिस्टर करवाना है? मैन्युफैक्चरर, री, एम, होल, डी, डिस्ट्रीब्यूट, एक्सपो, टर। ओके, अब सवाल मोहतरम ये है कि कॉटेज इंडस्ट्री ने क्या अपने आप को रजिस्टर करवाना है या नहीं करवाना? क्योंकि कॉटेज से बड़ा छोटी इंडस्ट्री है ना, तो हर मैन्युफैक्चरर ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है सिवाय कॉटेज इंडस्ट्री के, उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना। हर रिटेलर ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। ये जरा तसल्ली से समझिएगा। रिटेलर हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स, ये हैं टायर 1 वाले। टायर 1 वाले अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। टायर 1 वाले अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। एक्सेप्ट किन लोगों के? एक्सेप्ट सच रिटेलर्स विच आर रिक्वायर्ड टू पे सेल्स टैक्स थ्रू इस बिजली के बिल। ये याद है बीबी में पढ़ा है। वो रिटेलर जो टैक्स कैसे दें? बिजली के बिलों के साथ दें। ये कौन से होते हैं? रिक्वायर्ड टू पे सेल्स टैक्स थ्रू इज इलेक्ट्रिसिटी बिल।
अदर देन टायर 1। टायर के स्पेलिंग टायर वाले नहीं लिखने। अच्छा जी, छोटी इंडस्ट्री ने अपने आप को रजिस्टर करवाने। जो बंदा बिजली के बिलों के साथ टैक्स देता है उसको कहते हैं छोटा रिटेलर या टायर 1 अदर देन टायर 1 रिटेलर। उसे छोटा रिटेलर कहते हैं या अदर देन टायर 1। इसने क्या टैक्स, इसने क्या अपने आप को रजिस्टर करवाने? नहीं, कोई जरूरी नहीं। बिजली के बिल में टैक्स लग के आ जाएगा, वो काफी है, आपको अपने आप को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं। इंपोर्टर छोटा हो बड़ा हो, फीना हो या फीना ना हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंपोर्टर ने अपने आप को रजिस्टर, हर होलसेलर ने अपने आप को रजिस्टर, हर डीलर ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, हर डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। ओके, पॉइंट ये भी मैं पढ़ता हूं। हर कमर्शियल एक्सपोर्टर ने अपने आप को रजिस्टर कराना है। कमर्शियल एक्सपोर्टर कौन होता है? एक होता है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, वो कौन होता है? जो चीजें बना के बेचे। और एक होता है कमर्शियल एक्सपोर्टर, वो कौन होता है? जो चीजें खरीद के बेचे। लिखें, कमर्शियल एक्सपोर्टर जो चीजें खरीद के बेचे। यार ये एसी जरा सेट करना। ओके, आपको पता है एक्सपोर्टर्स को सेल्स टैक्स का रिफंड मिल जाता है। एक्सपोर्टर्स को सेल्स टैक्स का क्या मिलता है? जैसे अभी हमने, नहीं बाकी रहने दो, जैसे अभी हमने 24, जैसे बाकी अभी हमने 136 रुपीज देखे थे, वो रिफंड मिलने थे इसको। एक्सपोर्टर ने रिफंड लेना होता है कौन सी सेल के लिए? फॉर हिज जीरो रेट सेल। अच्छा जी, अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, लेकिन एक अगले सफे पे डब्बा सा है, इसको अभी बैठ के याद कर लें। आज जरा एक फुल फ्लैज हैवी टाइप न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। उससे पहले रजिस्ट्रेशन किसने करवानी होती है? कंपनी ने। अच्छा, दो लफ्ज सुन लें। एक होता है ऑफिस, एक होती है फैक्ट्री। इन दोनों में क्या फर्क है? अब्दुल्ला तू आवे जावे करे ओ यार ना कर। अच्छा, एक ऑफिस होता है और एक क्या होती है? फैक्ट्री। भाईजान ऑफिस जो है ना, वो जहां पर एम्प्लॉइज वगैरह, स्टाफ वगैरह, अकाउंटेंट्स वगैरह, मार्केटिंग वाले बैठे होते हैं ऑफिस में। और जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर लेबर काम कर रही होती है। क्या हो सकता है फैक्ट्री जो है वो गुजरांवाला में हो और ऑफिस लाहौर में हो? इज इट पॉसिबल? अब आपने अपने आप को जाके जो रजिस्टर करवाना है वो रजिस्टर कहां करवाएं? जहां आपकी, आपने नहीं बताना, आपने नहीं बताना। अब आपने अपने आप को कहां रजिस्टर करवाना है? या ऑफिस में जाके रजिस्टर करवाएं जहां आपका ऑफिस है, लाहौर चले जाएं, या जहां फैक्ट्री है गुजरांवाला चले जाएं। ये तो वक्त बताएगा, और वक्त आ गया है। कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो अपने आप को कहां रजिस्टर करवाए? जहां आपका ऑफिस है, ऑफिस है। तो कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो वहां करवाए। और अगर कंपनी प्राइवेट है, अगर पब्लिक है तो कहां करवाए? ऑफिस। और अगर कंपनी प्राइवेट है और चीजें बना के बेच रही है, तू भी बीच में आना। तो अगर कंपनी प्राइवेट है और चीजें बना के बेच रही है तो फिर कहां अपने आप को रजिस्टर करवाए? वेयर फैक्ट्री इज लोकेटेड, जहां आपकी फैक्ट्री है। डन। तो पब्लिक ने कहां करवाने? जहां ऑफिस है। प्राइवेट की अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी ऐसी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही तो कहां करें? एग्जांपल गिवन, तो चीजें खरीद के बेच रही है। प्लेस वेयर द मेन बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन। प्लेस वेयर द मेन बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन। मिसाल के तौर पर ऑफिस टाइप चीजें होगी जहां मेन ऑफिस है, लिख लें मेन ऑफिस है जहां, लेकिन पेपर में ये लफ्ज़ लिखिएगा जो लिखा हो। अच्छा, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर कोई रिटेलर है या कोई होलसेलर है, कोई डीलर है, फिर चलें रिटेलर ही ले लें। मेट्रो कैश एंड कैरी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा सा जनरल स्टोर है, अपने आंखों के जहन में ले आए, बहुत बड़ा जनरल स्टोर है। ये अपने आप को कहां पे जाके रजिस्टर करवाए? इसके तो पाकिस्तान में कई शहरों में ऑफिस होंगे। तो फिर ऐसा करे, प्लेस वेयर द मेन बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन, वहां जाके अपने आप को रजिस्टर करवा ले। क्लियर? हेड ऑफिस है जहां, वही समझ लो। आखिर इसको 25 पे कर दो। पर्सन हु आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड, पर्सन हु आर, ये कौन लोग हैं? इंडिविजुअल्स। और ये कहां अपने आप को रजिस्टर करवाएं? अगर ये चीजें बना के बेच रहे हैं और इनका बिजनेस प्रेमिसेस यानी ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक ही जगह है। अगर इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ऑफिस एक ही जगह है, प्लेस वेयर द बिजनेस इज कैरिड ऑन, जहां पे बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है, मींस ऑफिस।
लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री लाहौर में है, गुजरांवाला में है, और आपका ऑफिस लाहौर में है, फिर आप कहां जाएं? प्लेस वेयर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड, फिर आप गुजरांवाला जाएंगे। ओके, लेट्स रिवाइज, हैव अ क्विक लुक। अगर कंपनी पब्लिक है तो कहां अपने आप को रजिस्टर करवाए? ज़बानी बता दें, ज़बानी बता दें, याद हो गया, ऑफिस। और अगर कंपनी प्राइवेट है और चीज़ें बना के बेच रही है, जहां फैक्ट्री है, और अगर कंपनी प्राइवेट है, चीज़ें बना के नहीं बेच रही बल्कि खरीद के बेच रही है, तो जहां मेन बिजनेस है। और इंडिविजुअल एओपीज, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ऑफिस एक ही जगह है तो जहां ऑफिस है। और अगर इंडिविजुअल और एओपी चीजें बना के बेच रहे हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ऑफिस डिफरेंट जगहों पे है, तो वेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड। पिछले सफे पे इसको डब्बे से टिक कर लें। तो ये तो भाई इधर ही याद हो गया, और मेरे ख्याल से ये वाला भी याद। ओ हाँ यार, एक पॉइंट तो छुड़वा दिया था इधर आपने, पॉइंट ई। साथ वाले थे कि तुमने भी याद ना कराया। ओके, पॉइंट ई, थोड़ा सा जरा वॉल्यूम लो रख के कागज। पॉइंट ई, अच्छा मोहतरम, हमने कहा था कि लग्जरी सीट वाला 100 रुपए वाली सीट जब 117 की बेचेगा तो इसमें 17 रुपए सेल्स टैक्स होंगे, या इन्हें फेडरल एक्साइज टैक्स कहेंगे? फेडरल एक्साइज टैक्स। जो बंदा कस्टमर से फेडरल एक्साइज रिकवर करना चाहता हो, 100 रुपए वाली चीज 117 की बेच के उसमें 17 रुपए अगर फेडरल एक्साइज टैक्स है, तो इसने भी अपने आप को गवर्नमेंट के पास जाके क्या करवाना है? रजिस्टर। ये बात एज इट इज वहां लिखी हुई थी, अ पर्सन रिक्वायर्ड अंडर फलां लॉ टू बी रजिस्टर्ड फॉर टैक्स कलेक्शन, क्योंकि इसने टैक्स लेना है। हमने कहा ये फेडरल टैक्सेस हमें तो नहीं पता ये कौन से हैं। उसने कहा दीज आर जस्ट लाइक सेल्स टैक्स, ये सेल्स टैक्स की तरह होते हैं। तो फेडरल लॉ से मुराद देते हैं फेडरल एक्साइज एक्ट, फेडरल एक्साइज एक्ट। आप बताएं, अगर आप सेल्स टैक्स रिकवर नहीं करना चाहते बल्कि फेडरल एक्साइज रिकवर करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में जाके आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं। हमने कहा ये टैक्स हमें पता ही नहीं क्या है, कहते हैं एज ए फिट फॉर सेल्स टैक्स, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे सेल्स टैक्स होता है। अच्छा जी, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बता दें कहां है। अगर आप लिस्टेड कंपनी है या नहीं, अगर आप लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो ऐसी सूरत में प्लेस वेयर द ऑफिस इज लोकेटेड। साथ साथ देखते रहे अगले सफे पे, चले मैं दिखाता रहता हूं। ओके, प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। और अगर इन केस ऑफ अदर कंपनीज कौन सी हैं? प्राइवेट। अब अगर कंपनी चीजें बना के बेच रही है, तो ऐसी सूरत में फैक्ट्री। और अगर अदर देन मैन्युफैक्चर है, तो मेन बिजनेस एक्टिविटीज। ये एग्जामिनर लफ्ज ढूंढेगा, मेन बिजनेस एक्टिविटीज आप कह रहे हो। तो यहां पे फैक्ट्री लिखा हुआ है और यहां पर मेन बिजनेस एक्टिविटीज। और अगर आप इंडिविजुअल एओपी हैं, तो ऐसी सूरत में वेयर बिजनेस इज एक्चुअली कैरिड ऑन। और अगर आप इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, यानी इंडिविजुअल एओपी हैं, अगर आप इंडिविजुअल एओपी हैं, इन केस ऑफ अ पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड, आपका सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक आपकी फैक्ट्री है, हुज बिजनेस प्रेमिसेस एंड फैक्ट्री आर एट डिफरेंट लोकेशन, तो ऐसी सूरत में क्या करें? डिफरेंट वाले द इलाका, ज्यूरिसडिक्शन होता है इलाका, द इलाका वेयर 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 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड। तो ये डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने अपने आप को जाकर रजिस्टर करवाना है। अच्छा जी, रजिस्टर करवाने के लिए अगर इंडिविजुअल है तो वो खुद चला जाए, ओनर। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर चला जाए, और अगर कंपनी है तो उसका डायरेक्टर चला जाए। इन लोगों ने अपने आप को जाकर रजिस्टर करवाना है। लेकिन आपने रजिस्टर करवाने अपने आप को कंप्यूटराइज सिस्टम से। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड शैल पे ऑन कंप्यूटर, शैल अप्लाई ऑन कंप्यूटर सिस्टम फॉर इट। आपने कंप्यूटर के जरिए एप्लीकेशन देनी है, आप खुद चले जाएं, बहुत अच्छी बात है। पार्टनर को भेज दें, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कंपनी है तो डायरेक्टर को भेज दें। एप्लीकेशन बताएगी कि किस रीजनल टैक्स ऑफिस में आप जा रहे हैं, आरटीओ रीजनल टैक्स ऑफिस। एप्लीकेशन बताएगी कि किस रीजनल ऑफिस में आपने जाना है, वेयर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। जुरिस्डिक्शन इलाका, इलाके ये हैं जहां आपने आपके जाकर रजिस्टर करवाना है।
लेकिन ये डब्बा कुछ लोगों पे नहीं लगेगा। लार्ज टैक्स पेयर्स कौन से होते हैं? ज्यादा टैक्स देने वाले। अब ये लार्ज टैक्स पेयर की भी डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ज्यादा टैक्स देने वाले, ज्यादा टैक्स देने वाले कहां जाएं? फैक्ट्री वाली जगह पे जाएं, ऑफिस वाली जगह पे जाएं, या एफबीआर बताएगा? एफबीआर बताएगा। इनको कहने की जरूरत नहीं, एफबीआर से बस पूछने कहां जाना है। ठीक है उधर मोबाइल लगा हुआ है। आगे और आखिरी बात, एफबीआर इस पूरे डब्बे को तहस नहस कर सकते हैं, जिस मर्जी बंदे को जहां मर्जी भेजे। एफबीआर में ट्रांसफर जुरिस्डिक्शन कहां? वेयर बिजनेस और वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस और वेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड, जहां तीनों में से जहां मर्जी उठा के फेंक दे। तो फेडरल गवर्नमेंट एफबीआर को यहां तक हक है कि ये जो पहली थी मिसाल के तौर पे लिस्टेड कंपनी, इसको फैक्ट्री वाली जगह पे बदल दे। तो फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर है, ऊपर वाला डब्बा हर बंदे के लिए बदल सकता है। क्लियर? चलें इसी चैप्टर के एंड पे आ जाए, न्यूमेरिकल शुरू करें। पेज नंबर 489। क्वेश्चन 2 की अदर इंफॉर्मेशन में जाएं और अदर इंफॉर्मेशन में जाके आप ढूंढें इंक्लूड का लफ्ज कहां कहां लिखा हुआ है। पेज 489। इंक्लूड का लफ्ज हमने पेपर शुरू करते ही हाईलाइट कर लेना है, बल्कि घर से ही हाईलाइट कर लाइएगा। इंक्लूड का लफ्ज सिर्फ दो जगह लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो ऊपर वाली फिगर्स हमें नजर आ रही हैं, ऑन फिगर्स के अंदर देखना पड़ेगा किस फिगर में ये वाले मसले हैं, और जो फिगर आएगी वो वाली, उसको हम अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे इंस्टेड ऑफ के उनको कहां लिखें? बाहर वाले कॉलम में। अब जरा ढूंढना पड़ेगा मेहनत करके कि ये कहां कहां पड़े हुए हैं। ये कौन सी चीज है? सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर। ऊपर ढूंढे कहीं ये फिगर, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर। तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स ऊपर मैच कर रहे हैं ऊपर वाली लाइन से, तो फिर इसको टिक कर लें। इसको हम अंदर वाले कॉलम में रखेंगे और इसमें से फिगरें सेट सुट करके बाहर लेके जाएंगे। आगे चलें, एक और जगह इंक्लूड का लफ्ज लिखा हुआ है, ये क्या है? परचेजेस फ्रॉम, किस फिगर में मसला है? परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। तो परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर में बताएं क्या मसला है? 2000 वाला। क्लियर? अच्छा, ये एक थोड़ा सा मैं खुद सवाल बना रहा था तो ये इसमें हो गया था। असल में ये ना समझिएगा, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर ये वाली भी है। आई कैप जब लिखेगा ना तो पूरी बात लिखेगा, टैक्सेबल से लिखना शुरू करेगा ताकि आपको फिगर पूरी पता चले। बहरहाल छोड़ें इसको, सवाल शुरू करते हैं, फिर सारी बातें बीच में आ जाएंगी। सेल जी, सेल कहाँ डालनी होती है? वर्किंग 2 में और वर्किंग 3 में। वर्किंग 3 में टैक्सेबल सेल डालनी होती है और वर्किंग 2 के अंदर जीरो रेट और एग्जेम्प्ट भी डालनी होती है, और टैक्सेबल का वर्किंग 3 से लाके भी डालना होता है। शुरू करेंगे। वर्किंग 1 क्या है? इनपुट टैक्स। वर्किंग 1 इज इनपुट टैक्स। इनपुट्स। वर्किंग 2 अपॉर्शनमेंट। इसमें सेल आएगी कितने किस्म की? 3 किस्म की। कौन कौन सी? टैक्सेबल और जीरो और एग्जेम्प्ट। ना बोलो, इसमें इनपुट आएगा और एक और इनपुट आएगा मशीन का। ओके। वर्किंग 3 टैक्सेबल सेल। सेल टू रजिस्टर, ओके। पहली लाइन आप पढ़ें। टैक्सेबल सेल, सेल टैक्सेबल है, एग्जाम नहीं है। सेल टैक्सेबल है टू रजिस्टर्ड कस्टमर, यानी ये वो गाड़ी है जो होंडा ने डॉलर्स को बेची है। कार इज अ टैक्सेबल गुड्स विच इज सोल्ड टू डॉलर्स। तो इसका मतलब है ये सेल टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है या जीरो रेट है?
जीरो रेट या एग्जाम तो नहीं लिखा हुआ, तो फिर ये टैक्सेबल है। अगर टैक्सेबल है तो टैक्सेबल से कौन सी वाली सेल? सेल टू रजिस्टर्ड। इसको अंदर वाले कॉलम में लिखें, सेल टू रजिस्टर्ड। नेक्स्ट, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर। टैक्सेबल चीजें अनरजिस्टर्ड बंदे को तो वर्किंग फ्री में ले जाए। सेल टू अनरजिस्टर्ड जी कितनी? सेल पे 7% नहीं लगाना होता। चलें आगे, अगले दोनों देख लें क्या है। अगले दोनों देखें क्या हैं। इस्तेमाल हो जाने वाली चीजें हमने पीआईए की ऐसी फ्लाइट को बेची हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट है, मुल्क से बाहर जा रही है। आप बता दें, ये आज ही पढ़े, जीरो रेट सेल है। अच्छा आगे देखें, लोकल सेल कह रहे हैं कोई मैंने जीरो रेट की है। मैंने तो आपको कहा था एक्सपोर्ट सेल जीरो रेट होगी। ये कह रहे हैं पाकिस्तान में लोकल सेल हो रही है, वो जीरो रेट है। जैसे वो नेचुरल डिजास्टर वाली चीजें पड़ी थी और वो भी पड़ी थी, नहीं गवर्नमेंट का लफ्ज तो नहीं, जब जो हमने पढ़ी हुई है बस वही मिसालें दें। नेचुरल डिजास्टर में मैंने कहा था कि 100 वाली चीज 100 में ही बेची जाएगी। तो क्या लोकल सेल के साथ अगर जीरो रेट लिख दे तो जबरदस्ती उसको 17% लगाएंगे, या वो खुद बता रहे जीरो रेट है? तो माना कि एक्सपोर्ट जीरो रेट होती थी, लेकिन आज पता चला कि लोकल सेल भी जीरो रेट हो सकती है। पाकिस्तान में ही आप किसी को कोई चीज बेच रहे हो कहत के मौसम में या जलजले के मौसम में, तो फिर आप 100 वाली चीज 100 में बेच दें, लॉ मेकर कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं। समझ आ गया? अब ये दोनों सेलें कहां डाल दें? एक सेल है पीआईए वाली फ्लाइट को जो बाहर जा रही है और रास्ते में कंज्यूम हो जानी है चीजें, और एक सेल ये वाली है जी 1200। ओवर एफिशिएंट ना बना करें ना, एग्जामिनर को दिखानी होती हैं चीजें। कितनी होगी जीरो रेट सेल? 1200। आगे आ जाओ, आना तो जीरो रेट सेल 1200। नेक्स्ट, परचेजेस। आप गए जनरल टायर की दुकान पर और आपने परचेज की टैक्सेबल गुड्स यानी टायर। बताएं अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और उससे जो हम चीजें ले रहे हैं वो चीजें टैक्सेबल हैं, तो क्या हम 100 वाली चीज 100 में खरीदेंगे या 100 वाली 117 में? तो परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर पे कितना लगेगा? आगे, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, चीजों पे तो टैक्स लग रहा है लेकिन वो बंदा ही क्या नहीं है, तो क्या हम अनरजिस्टर्ड बंदे को 17% पे करें या सिर्फ चीज की प्राइस पे करें? ओके, इसको फिर इग्नोर कर दें। ये तीसरी चीज नहीं आई है, ये आज तक नहीं पड़ी थी। इस परचेज का क्या करें? डैश डाल दूं या 17%? भाईजान बंदा तो रजिस्टर्ड है, आप गए रजिस्टर्ड बंदे के पास, मिसाल के तौर पे जनरल टायर के पास आप दोबारा चले गए और जनरल टायर से कहा अब मुझे जो है वो गाड़ी के लिए जरूरत है, मिसाल के तौर पे मैट्स की जरूरत है, जो नीचे पांव के बिछाते हैं मैट्स, गाड़ी के लिए मैट्स की जरूरत है, तो तुम वो भी बेचते हो। उसने कहा वो मैं बेचता तो हूं लेकिन हुकूमत ने उस पर टैक्स तो नहीं रखा होगा, कोई सुना तो हमने, यही है उस पर टैक्स नहीं है। अच्छा चलो ठीक है भाई, फिर आप मुझे बता दें, अगर आप रजिस्टर्ड बंदे से एग्जेम्प्ट गुड्स खरीदें तो आपको कुत्ते ने काटा, डीओजी ने बाइट किया है, सॉरी यार, आपको डीओजी ने बाइट किया है कि आप जो है वो उसको टैक्स दें। आप जरा 3 बातें बता दें। अगर बंदा रजिस्टर्ड है और चीजें टैक्सेबल हैं तो आप टैक्स दे दें, बंदा ही रजिस्टर्ड नहीं, टैक्स ना दें, चीजें ही माफ है, ना दें टैक्स। ओके, ओके, परचेजेस, छोटी सी जगह छोड़ दीजिएगा नीचे, कल परचेजेस की भी बाकी डेटा भी आएगा। परचेज रजिस्टर्ड बंदे से 2, इसमें 7 17 लगाने, लेकिन इसमें से कोई फिगरें सेट मुट करनी है वो इंशाल्लाह करेंगे, फिर इस पे लगाएंगे 17। आगे बोलें, परचेज, परचेज अनरजिस्टर्ड ऑफ ₹450। ओके, आगे आपने एग्जेम्प्ट गुड्स खरीदी हैं लेकिन बंदा रजिस्टर्ड है, फिर क्या करें? टैक्स दें ना दें? क्लियर? नोट करो,
ये किसने बोला था 265? साथ वाले को बता दें जिंदगी बड़ी छोटी है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। ओके चलें। अब तो 2-4 दिन भी नहीं घर वाले रोते। आजकल जो दिखे फोतियों पे बस एक दिन ही कुछ होता है, अगले दिन तो नॉर्मल रूटीन आ जाती है सबके, तो बस भूल जाएंगे लोग हमें भी, इसलिए अपनी फिक्र कर लें। आगे चलें। इनपुट टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम दिसंबर से इनपुट टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है। ये फेस पे आएगा न्यूमेरिकल के, तो फेस तो इंशाल्लाह कल बनाएंगे, इसलिए इसको भी छोड़ें। चलें जी, ये 3 एडजस्टमेंट्स कर दें, फिर छुट्टी करते हैं आज। ये 3 एडजस्टमेंट कर दें बस। पहली पढ़ें, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों पढ़ लें और सोच लें क्या करना है। मैं अच्छे बच्चों से मिलने जा रहा हूं, आप ज्यादा अच्छे हैं, वो और ज्यादा अच्छे हैं। क्या चीज है? तो वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। पढ़। पहली को कहां डालना है? पहली को दूसरी में किस पे सेल बुक करनी, और तीसरी में ओके। गुड्स अमाउंटिंग टू, अच्छा सेल में पड़ी हैं, ये याद रखिएगा, ये चीजें सेल में पड़ी हैं, लेकिन रजिस्टर्ड वाली सेल में पड़ी हैं ये चीजें सारी। सेल टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड द फॉलोइंग: गुड्स अमाउंटिंग टू 8 लाख सोल्ड टू हाफिज ब्रदर्स ऑन महीने का आखिरी दिन, महीने के आखिरी दिन उसमें हमने चीजें बेची हैं। हाफिज ब्रदर ने इसी साल बिजनेस शुरू किया है एंड हैड फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, और उसने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जमा करवाई भी है। वो करीबी रीजनल टैक्स ऑफिस में गया होगा और बताया होगा मैं मैन्युफैक्चरर हूं या नहीं हूं, और ये सारा बता के उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया होगा। ओनर अगर है बिजनेस का तो खुद गया होगा, अगर पार्टनर्स हैं तो कोई एक पार्टनर गया होगा। तो हाफिज ब्रदर्स वालों ने अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अल्लाह का शुक्र अप्लाई कर दिया है 30 जनवरी को, लेकिन अभी तक उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिली, शायद कोई डॉक्यूमेंट्स में मसला हो या कुछ मसला हो। अब अगर वायर सेलर, कल वाली मिसाल, वायर सेलर हर ग्राहक से पूछ रहा था तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो जब हम इसे चीजें बेच रहे होंगे तो हम इससे पूछेंगे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, तो वो आए बाएं शाएं करेगा और कहेगा मैंने अप्लाई किया, मैं इंशाल्लाह रजिस्टर हो जाऊंगा। तो मैं कहूंगा उसे भाईजान ये आपका अपना मसला है, आप जब मर्जी रजिस्टर करवाएं अपने आप को, मेरे पास जब आप आए हैं तो अभी तक आप रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए सेल को रजिस्टर्ड कस्टमर वाली सेल में पड़ा रहने दूं या रजिस्टर्ड कस्टमर वाली सेल से निकाल दूं, ये रिक्लासिफाइड टाइप चीज है, निकाल के रिक्लासिफाई भी कर दें। हाँ अनरजिस्टर्ड में डाल दें, इसे 3% ज्यादा लें, और अगर ये 3% अवॉइड करना चाहता है तो फिर वेट कर लेता है रजिस्टर होने का, फिर आता हमारे पास। हमने कौन सा बुलाया इसको, लेकिन रिक्लासिफाई का लफ्ज़ ना लिखे, साथ ही कर दें बस, थोड़ा सा जरा टाइम दे दिया करें। सेल टू हाफिज ब्रदर, नेक्स्ट। गुड्स हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ 6 लाख, हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ 6 लाख वर सोल्ड टू परवीन बाजी, वो जो आंटी शमशाद की बेटी थी जानने वाली, तो परवीन बाजी को हमने चीजें बेची हैं जो कि हमारी एसोसिएटेड कंपनी है, फॉर रुपीज, बेची कितने की, फॉर 6 लाख, बेची कितने की, 5 लाख, और इनकी मार्केट वैल्यू 6 लाख जी। रॉन्ग फिगर,
ओरिजिनल 6 लाख। हमने कितने पे सेल बुक की होगी? 5 लाख पे। 100 से कम करनी है। सेल होनी किस पे चाहिए थी? 600 पे। हो किस पे गई? 500 को 600 पे लेके जाने के लिए 100 इसमें ऑप्शन 1 ये है। आई कैप इस तरह नहीं करा सॉल्व। वो किस तरह सॉल्व कर रहा है बता दें, जल्दी बता दें। ओरिजिनल और रॉन्ग का डिफरेंस ले तो रेक्टिफाइंग है। अभी मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट की है 100 रुपए की, लेकिन अगर मैं ओरिजिनल रॉन्ग करूं तो कुछ ऐसे बनेगा। सेल में 500 की सेल पड़ी है, 500 माइनस करके 600, इस तरह आपकी सेल में 100 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इस तरह करें, नहीं उधर ऐड ना करें, अलग लाइन बनाएं। परवीन बाजी भी बुरा बना सकती जी। चलें, भूल गया सवाल, आगे चलें। अगला पढ़ें। ऑन 1 जनवरी 2018 महीने के पहले दिन एफए ने लॉन्च किया टूथब्रश विच इज कवर्ड अंडर, ये सारी पास पेपर की एडजस्टमेंट्स हैं, विच इज कवर्ड अंडर 3rd शेड्यूल, जो कि 3rd शेड्यूल की चीजें हैं। 3rd शेड्यूल की चीजों के नाम तो हमें याद नहीं है, लेकिन उसने बता दिया खुद ही। 3rd शेड्यूल वाली चीजों को हम 100 रुपए पे बेचेंगे या 117 रुपए पे बेचेंगे? 117 रिटेल प्राइस पर 17% लगाएंगे या डिस्काउंटेड होलसेल प्राइस पर? 3rd शेड्यूल वाली आइटम्स की यह खासियत है कि उनकी रिटेल प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। द रिटेल प्राइस ऑफ द टूथब्रश, नए नए हमने टूथब्रश लॉन्च किए क्योंकि इलाके वाले आते थे तो दांत उनके नजर आते थे, तो हमने कहा तो टूथब्रश तो 100 रुपए का टूथब्रश जो है वो हमने बेचा है, फुल स्टॉप। नहीं, बेचना था 100 का। However, the first month of launching, क्योंकि पहला महीना था लॉन्चिंग का, तो हम बाहर खड़े हो गए। टूथब्रश, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, टूथब्रश 75 रुपए का, टूथब्रश 75 रुपए का, आओ आओ दांत साफ करवाओ, आओ आओ दांत साफ करवाओ, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 4000 मुर्गे फंस गए। 4000 मुर्गों ने टूथब्रश खरीदे। ओके, अब आप मुझे बता दें इसमें मेरी ओरिजिनल फिगर क्या है और रॉन्ग फिगर क्या है? 4000 टूथपेस्ट ज़रब 100, ये हो गई। लॉ मेकर चाहता है इस पे सेल बुक करें, हमने किस पे बुक कर ली हुई है? अब लाख रुपए की एडजस्टमेंट कर दें या 3 लाख माइनस करके 4 लाख ऐड करें? जी अब बताओ सारे इसको जिसने सवाल पूछा है। आ गया मैं वापस, उठा दें। अच्छा जी, इसके साथ ना एक मसला है आजकल, मैं घर जाके पढ़ नहीं रहा। अच्छा जी, डिस्काउंट तो देने की इजाज़त है, लेकिन कल हमने पेज 453 पे पढ़ा था कि फॉर सप्लाई स्पेसिफाइड इन 3rd शेड्यूल सेल टैक्स बी चार्ज 17% ऑफ एंड नॉट एट डिस्काउंटेड प्राइस एंड नॉट एट होलसेल प्राइस। तो भाईजान डिस्काउंट माइनस करने की देना, डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। किन आइटम्स में? 3rd शेड्यूल के आइटम। क्या कहते हैं? क्रोशिया वाला स्वेटर कहते हैं, क्या कहते हैं बताएं? जबरदस्त, ओल्ड इज गोल्ड। माइनस मतलब ये कि टेक्नोलॉजी, हम तो स्वेटर नहीं ओल्ड कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, अब बोलें जी, सेल किस पर पड़ी हुई है? 3 लाख पर। मैंने किस पर लेकर जानी है? 4 लाख पर। सेल ऑफ टूथब्रश जी बोलें 400। नहीं, इसी तरीके से करें जैसे मैं कह रहा हूं। रॉन्ग को उल्टाएं, ओरिजिनल को रिकॉर्ड करें।
बजाय के रेक्टिफाइंग एंट्री करें। क्या क्या वो ये, हाँ ये शो करोगे ना यार, कैलकुलेशन शो करनी जरूरी है, कैलकुलेशन शो करनी जरूरी है। ये कैलकुलेशन शो नहीं करेंगे तो उसे क्या पता चलेगा कि आपने 100 के पेपर दिए जाके, और ये कब फिर कहां से आई हैं? कैलकुलेशन शो करेंगे तो कौन टी न्यूट। चलें जी, न्यूमेरिकल टू बी कॉन्टिन्यूड। बैठ जाओ भाई। अच्छा भाई, ये कुरान के अंदर एक मुकालमा आता है जन्नतियों और दोज़खियों का, उसमें आपस में मिलेंगे तो जन्नती उनसे पूछेंगे तुम दोज़ख में कैसे आए, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो प्लीज़ जिस तरह अल्लाह ने हमें नेमतें दी हुई हैं उस तरह उनका शुक्र अदा करना भी ज़रूरी है। सिर्फ आप एक आँख भी कोई आपको 10 लाख 20 लाख दे दे तो आप आँख बेचने को तैयार नहीं होंगे। इतनी बड़ी नेमतें अल्लाह की हैं, जहाँ इतनी चीज़ों के लिए टाइम निकालता है बंदा, 1 घंटा भी नहीं दिन में लगता, लेकिन अपने आप को समझाने की बात है। चलो यार बंद कर दो। एक मिनट ऑन रखो ज़रा, बंद तो नहीं किया। अच्छा भाई, सवाल को आगे खुद ना करने की कोशिश कीजिएगा, इस सवाल के आगे वाली एडजस्टमेंट अभी हमने पढ़ी नहीं हुई, बंद कर दो। हमने कौन सा